नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी 2025 की परीक्षा के दृष्टिकोण से हम मुख्य परीक्षा के हिसाब से हिंदी के 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं और हम आज चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। हिंदी की ध्वनि व्यवस्था पर विचार कीजिए, जिसको कि अगर एग्जाम में 125 और 200 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए तो आप किस तरीके से लिखेंगे। हम मुख्य लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर प्रारंभिक चरण की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आप समझेंगे तो आपका सब्जेक्टिव भी तैयार होगा और ऑब्जेक्टिव भी तैयार होगा। तो उसी के दृष्टिकोण से आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। हम बात करेंगे हिंदी की ध्वनि व्यवस्था के ऊपर, और इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप उन बचपन के दिनों में चले गए हैं जब अ, आ और क ख ग घ ज्ञ तक आप पढ़ते थे। उस जमाने में आप इनको रटने का प्रयास करते थे, लेकिन इस बार आप समझेंगे कि ये जो अ, आ और क ख ग ज्ञ तक के वर्ण हैं, आखिरकार इनकी व्यवस्था क्या रही है, इनका स्वरूप क्या रहा है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ध्वनि क्या है। ठीक है, आमतौर पर जब हम कोई चीज उच्चरित करते हैं, जो आवाज निकलती है वही ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि को लिखित रूप ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ध्वनि को परिभाषित करते हुए हमने बताया कि ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। यानी कोई शब्द है तो उसकी आधारशिला क्या है? ध्वनि है, जिसको कि हम उच्चारण के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। और वर्ण किसको कहा जाता है? जब हम ध्वनि के को लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाता है। बड़े बड़े इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जाता है कि ध्वनि और वर्ण में अंतर बतलाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जैसे हम क लिख रहे हैं तो ये बल्कि जो बोल रहे हैं वो ध्वनि है। क हम अगर बोल रहे हैं तो ध्वनि है, लेकिन इसी क को जब हम लिख दे रहे हैं तो वो वर्ण हो गया। और इसको माना जाता है कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई। वाक्य को भाषा की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है, वहीं पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यह भी कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो एक अगर मोटे तौर पर हम देखें तो ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको लेकर अलग अलग विद्वानों ने विचार भी किया है। इनका उल्लेख इसलिए करना जरूरी है कि आपका उत्तर प्रभावी होगा। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 43 यानी 43 बतलाई है, और वासुदेव नंदन प्रसाद ने 52 मानी है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है और शेष संयुक्त वर्ण है। अभी हाल में केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा ल को 53वें वर्ण के रूप में मान्यता मिली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्याकरण में भी कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं। पहले हम वर्णों की संख्या अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो 52 मानते थे, लेकिन हाल फिलहाल में ये 2025 में ही केंद्रीय हिंदी समिति ने ल को 53वें वर्ण के रूप में मान्यता दी है। तो इसका भी उल्लेख आप कर देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आप करंट से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पूरी बात रख दी पूरे एक पैराग्राफ में। पहले आपने ध्वनि को परिभाषित किया, फिर उसकी संख्या बतलाते हुए आपने पूरी बात रख दी। उसमें दो विद्वानों का भी उल्लेख कर दिया। अब कॉपी चेक करने वाले के सामने आपने अपने मजबूत दावेदारी को प्रस्तुत कर दी कि आपको ध्वनि व्यवस्था या फिर ध्वनियों के बारे में या ध्वनि के स्वरूप के बारे में ठीक ठाक जानकारी है। अब बात करते हैं कि हिंदी ध्वनियों का उच्चारण के आधार पर दो वर्गीकरण किया जा सकता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये बचपन के दिनों में हम पढ़ा करते थे,
6वीं 7वीं 8वीं की कक्षाओं में, लेकिन यही आगे चलकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लिखित रूप में और ऑब्जेक्टिव रूप में दोनों में पूछे जाते रहे। अब उच्चारण के आधार पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिंदी ध्वनियों का उच्चारण के आधार पर दो वर्गीकरण किया जा सकता है, स्वर और व्यंजन। जैसा कि आप जानते हैं कि जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बाधा के होता है वो स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ। आप अपने लिखित उत्तर में उदाहरण जरूर दीजिए। उदाहरण से आपका उत्तर बहुत ही प्रभावी होगा, मजबूत होगा। अक्सर हमें कॉपियां देखने का मौका मिलता है, बीए की कॉपियां, एमए की कॉपियां समय समय पर चेक करने जाते हैं, तो वहां पर तमाम विद्यार्थी लफाजी करते हैं, इधर उधर का उत्तर लिखते हैं, पेज भरते हैं। लेकिन इसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि एकदम से आपके उत्तर में कसावट है, ठोसपन है उसमें। तो स्वर जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, बिना किसी के सहायता से होता है, किसी के बिना बाधा से होता है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ और आ। व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि व्यंजन जो है वो स्वरों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए जैसे हमने क लिखा तो उसमें बताया गया कि क के साथ अ जुड़ा हुआ है, इसके बाद ये क हुआ है। भाषा विज्ञान में इस चिन्ह का प्रयोग आपको खूब करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे लिखना होता है। ठीक है, लिखने के लिए आप एरो भी लगा सकते थे, जैसे यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, और तो भी आपका उत्तर गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप बताते हैं तो ये माना जाएगा कि हाँ, आपको लिखने का ढंग पता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ध्वनि को समझा, हिंदी में कितनी ध्वनियों या वर्णों की बात की गई है, किन किन विद्वानों ने इस पर विचार किया उसको देखा। फिर उच्चारण के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है, कितने प्रकार में किया गया है, स्वर और व्यंजन को भी आपने समझ लिया और साथ में उदाहरण भी दे दिया। ये बड़ा ही तकनीकी तरीके का उत्तर है। आप अगर एक बार बढ़िया से समझ गए तो फिर आपको दूसरा कोई उत्तर लिखने का मन ही नहीं करेगा। जैसे ही एग्जाम में आप देखेंगे कि हिंदी ध्वनि व्यवस्था पर सवाल आया हुआ है तो तुरंत इसी को आप करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ध्वनि क्लियर हो गया, स्वर व्यंजन क्लियर हो गए। अब बात करते हैं मानक हिंदी वर्णमाला के ऊपर, जिसमें कि आपने पहले ही स्वर और व्यंजन की बात की, तो आपको बताना होगा, इसी तरीके से चार्ट बना के बताना होगा कि स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसा लग रहा था कि आप बचपन के दिनों में चले गए। तो यहाँ पर आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि स्वर कौन कौन से हैं। फिर व्यंजन पूरा आपको याद करना पड़ेगा। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो देखिए, हर विद्यार्थी को ये याद होगा, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको याद नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आप उत्तर दे रहे हैं और इसी में कटपीट करना शुरू कर दिए, इसी में लीपापोती शुरू कर दिए, तो फिर थोड़ा सा आपका उत्तर गलत माना जाएगा। अक्सर एमए के विद्यार्थियों को हम भाषा विज्ञान पढ़ाते हैं, तो वहां पर भी क ख ग मैं पूछता हूँ कि देखता हूँ कि कितने विद्यार्थियों को याद है। तो कुछ एक दो जरूर मिल जाते हैं जो लड़खड़ा जाते हैं, और उनको बड़ा ये आश्चर्य होता है कि हम तो आए थे हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए और सर क ख ग क्या पूछ रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि उस जब आप बचपन में क ख ग पढ़ रहे थे तो आप छोटे थे, आप रटने का प्रयास करते थे। अब यहाँ पर आप समझेंगे। तो यहाँ पर आपने स्वर को देख लिया, व्यंजन को देख लिया। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजन मिलकर कुछ बने हुए हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, तो इनको संयुक्त व्यंजन के रूप में रखा गया है। अयोग वाह जो न व्यंजन है न स्वर है, उनको अयोग वाह में रखा गया। अंग, अह, अंग का को हम अनुस्वार भी कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। द्विगुण जैसे अड़ और ढ, ठीक है, तो ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत है। किशोरी दास वाजपेयी ने अयोग वाह को स्वरों के अंतर्गत माना है, यानी कि ऐसे वर्ण
जो कि पता नहीं लग रहा था कि स्वर है या व्यंजन है, उनको अयोगवाह में कुछ विद्वानों ने रखा, लेकिन किशोरी दास वाजपेयी ने, ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन इनकी पुस्तक है, उसमें इन्होंने कहा कि जो अयोगवाह है वह भी स्वर है। इसीलिए आप देखेंगे कि स्वर को पढ़ते समय अ के बाद अंग अह हम बचपन से पढ़ते आए, ठीक है। बहुत लोगों को लगा होगा कि अरे आप तो आधा ही लिखे हुए हैं। नहीं, यहाँ पर चीजें आपको एक परिपक्व विद्यार्थी के रूप में देखना है, रटना नहीं है, अब समझना है। तो उम्मीद है कि आप स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह और द्विगुण को अच्छे से समझ पाए होंगे और पूरा इसी तरीके से लिखना है। आगे बात करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण, स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। अभी तक तो हमने ध्वनियों का वर्गीकरण किया, लेकिन उसके अंतर्गत जो स्वर हैं, व्यंजन है, अगर उनका हमें अध्ययन करना होगा तो कैसे करेंगे? तो इसको बांटा गया है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, ठीक है, मुख विवर के आधार पर और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तो कुल आधार क्या है? आप देख रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर 5 आधार हैं। उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान एक ही में रहेगा, फिर मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर और ओष्ठ की स्थिति। कुल यहाँ पर 5 तरीके का वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ पर आपको 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे, जिसमें स्वर, उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, यहाँ पर मुख थोड़ा सा टाइप करने में हो गया है, मुख विवर, ओष्ठ की स्थिति, ठीक है, वहां पर आपको बढ़िया से लिखना है, कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। मुख विवर, एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीभ है, फिर पूरा मुख, ठीक है, जो एक आप भाषा विज्ञान पढ़ते होंगे तो इस तरीके से उसमें बनाया रहता है, ठीक है, और पूरा बताया रहता है कि कहाँ कहाँ से क्या है। फिर ओष्ठ, खासतौर से आप देख रहे हैं कि जीभ, मुख और ओष्ठ का काफी रोल है, ठीक है, इसमें वर्गीकरण के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले उत्तर लिखते समय आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे याद करेंगे, लेकिन याद करने का एक ढंग है। पहले स्वर का जो यहाँ पर टेबल बना हुआ है, इसमें पूरा स्वर लिख दीजिए, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इतना लिख दीजिए एक बार में। फिर इसके बाद उच्चारण वाले कॉलम में जाइए, तो आप इतना ध्यान में रखिए कि कौन सा स्वर कहां से उच्चरित होता है, उसका स्थान क्या है। तो अ जो है वो कंठ से, आ कंठ से, ई तालव्य से, बड़ी ई तालव्य से, छोटा उ ओष्ठ, बड़ा उ ओष्ठ, ठीक है, हमारे तरफ छोटा उ बड़ा उ, बड़ी ई, छोटी ई, ये सब बोला जाता है। अलग अलग एरिया में इसको पहचानने का ढंग है, ठीक है। अब स्थान, उच्चारण स्थान आप समझ पा रहे होंगे। जो ए है कंठ तालव्य, ठीक है, ऐ कंठ तालव्य, ओ कंठ ओष्ठ, औ कंठ ओष्ठ। तो मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि अ आ कंठ से है, छोटी ई बड़ी ई तालव्य से है, बड़ा छोटा उ बड़ा उ ओष्ठ से है, और ए ऐ कंठ तालव्य से है, ठीक है, और ओ औ ये हो गए कंठ ओष्ठ से। तो कुल आप देख रहे हैं कि 5 उच्चारण स्थानों में पूरा स्वर क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है करते समय। 2 से 3 बार अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर इसको कर लेंगे। उच्चारण स्थान भी आप आराम से कर लेंगे, और जब इसको आप जान जाएंगे तो बड़े बड़े एग्जाम में जो प्रारंभिक चरण आपका होगा उसमें मान लीजिए सवाल आ जाए कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि कंठ तालव्य। इसके लिए आप प्रारंभिक चरण वाले थंबनेल वाले वीडियो को नहीं खोजेंगे, यहां से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब तो मान लीजिए आपने स्वरों के उच्चारण स्थानों को देख लिया। अब मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे 2 ही हैं, एक तो ह्रस्व है और एक दीर्घ है, उसी में से सब बटे हुए। अ ह्रस्व के अंतर्गत आ दीर्घ, छोटी ई ह्रस्व, बड़ी ई दीर्घ, छोटा ऊ ह्रस्व, बड़ा ऊ दीर्घ। अब इसके बाद जितने भी हैं सभी दीर्घ हैं, ए ऐ ओ औ, ये सब दीर्घ में आते हैं। तो आप इंडिकेट कर लीजिए कि पूरे वर्णमाला में 3 ही ऐसे हैं जो कि ह्रस्व के अंतर्गत हैं, अ, छोटी ई और उ, बाकी सब क्या है, दीर्घ है।
ये सब याद करने का टेक्निक है, आप समझिए, समझ जाएंगे तो सारी चीजें आप लिख लेंगे बढ़िया से। अब जीभ की स्थिति के आधार पर, अभी हम एमए की कॉपी चेक कर रहे थे अपने विश्वविद्यालय की, तो एक प्रश्न आया था कि र का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये 2 नंबर का यह सवाल था, र का उच्चारण स्थान क्या है। तो एक विद्यार्थी ने लिखा जीभ। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि इसको क्या करूं, इसको नंबर दूं कि नहीं दूं। ठीक है, जीभ से तो सभी का हो रहा है, लेकिन इसमें भी स्थान या फिर स्थिति निर्धारित की गई है। ठीक है, तो जीभ से तो इसने लिख दिया, फिर मैंने क्या किया उसको नहीं बताऊंगा अभी। तो जीभ की स्थिति के आधार पर अ जो है वो मध्य में है, आ पश्च में है, ई अग्र में है, बड़ी ई अग्र, छोटा ऊ पश्च, बड़ा ऊ पश्च, ए अग्र, ऐ अग्र, ओ पश्च और अ पश्च में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर 3 स्थिति बन रही है, मध्य, पश्च और अग्र। आप इसको क्रम से याद कर सकते हैं, अग्र, ठीक है, पहले नंबर पे, फिर मध्य, फिर पश्च। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन स्वर अग्र में है और कौन मध्य में है और कौन पश्च में है। तो आप देख रहे हैं कि सब में केवल मध्य में एक ही है, वो है अ। सवाल पूछा जाता है कि मध्य जीभ की स्थिति के आधार पर अ का उच्चारण स्थान क्या है। फिर यह ऑप्शन में मध्य, अग्र, पश्च सब दिया रहता है। आजकल तो ऑप्शन थोड़े से बड़े बनाए जा रहे हैं, 1 2 3 करके भी ऐसे आ रहा है, पूरा अ से रिलेटेड जो भी यहाँ पर है सबको ऑप्शन में दे देगा और एक गलत टाइप का दे देगा, तो भी आपको बताना पड़ता है कूट मिला के। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीजों को आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, उनको क्या क्या कौन सी जगह मिली हुई है। अब मुख विवर के हिसाब से बात करें, यानी कि किस स्वर के उच्चारण में मुख की जो हरकत है, अब वो किसमें ज्यादा खुलती है, किसमें कम खुलती है, किसमें बहुत ज्यादा खुल जाती है, उसके बारे में। जैसे अ बोल रहे हैं, बोल बोल के इसका जो एक तरीके से अभ्यास करना है, आपको खुद से करना है। अ बोल रहे हैं तो अर्ध विपरीत है, आ बोल रहे हैं आ तो ये पूरा खुल रहा है एकदम से, ये देखे थोड़ा सा ऐसे खुल रहा है अ, लेकिन आ जब बोल रहे हैं तो इस तरीके से हो जा रहा है। ठीक है, ई बोल रहे हैं ई तो अ की तरह ही इसका भी हो रहा है, अर्ध बल्कि अर्ध समृद्ध हो रहा है। ठीक है, ई ई तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इन सब का ऐसे कुछ खिंचावट टाइप का हो रहा है। ठीक है ना, समृद्ध हो गया। फिर उ जब बोल रहे हैं तो अर्ध समृद्ध, फिर बड़ा उ ये समृद्ध के अंतर्गत है। फिर ए ऐसा लग रहा है कि अ की तरह ही ए बोला जा रहा है। ठीक, इसीलिए कई बार सुनने में कंफ्यूजन भी हो जाता है कि अ बोला जा रहा है ए। बचपन के दिनों को याद कीजिए, जब हम लोगों को लिखवाया जाता था, जिसको कि इमला बोला जाता था, या फिर सुंदर लेखन के लिए 12 बजे के बाद की जो क्लास होती थी, हमारे एक प्रिंसिपल थे, वो लिखवाया करते थे। ठीक है, आशीर्वाद, आनंद, इस तरीके से लिखवाते थे। तो जब हम वर्णों को नहीं समझ पाते थे तो गलत लिख देते थे। तो यहाँ पर देखिए, जब ए बोल रहे हैं और अ बोल रहे हैं, दोनों में सिमिलरिटी है हल्का फुल्का, इसीलिए इनका आप देख रहे हैं कि मुख विवर में भी कुछ एक ही टाइप का है, अर्ध विपरीत, ऐ विपरीत, ठीक है, ओ अर्ध विपरीत, अ विपरीत। तो इस तरीके से आपको छांट लेना है कि कौन अर्ध विपरीत है, कौन विपरीत है, कौन समवृत है, कौन अर्ध समवृत है, यही इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और देखेंगे कि ये इसमें अगर पूरा सही से लिख दिए तो जो भी 8 नंबर का है, 12 नंबर का है, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, ये ज्यादा जरूरी है कि जिसके पास कॉपी गई है उसको भी इस चीज की जानकारी हो, और नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि होगी ही। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर देखें तो अ उदासीन में है। ठीक है, आ अवृतमुखी, ई अवृतमुखी, बड़ी ई अवृतमुखी, ठीक है, उ वृत्तमुखी, बड़ा उ वृत्तमुखी, ए अवृतमुखी, ऐ अवृतमुखी, ओ वृत्तमुखी और अ वृत्तमुखी। इसमें आप देख रहे हैं कि अ को छोड़कर सभी अवृतमुखी और वृत्तमुखी के अंतर्गत है, तो ज्यादा याद नहीं करना, और बल्कि इसका एक आप देख रहे हैं कि जोड़ा टाइप का ही बन जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा आपको नहीं मेहनत करना है, थोड़ा सा समझना है। तो आपने देखा कि स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया उच्चारण स्थान के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर,
मुख विवर की आधार पर या फिर ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ठीक, स्वरों का पूरा लिख लेंगे, यही चार्ट बनाना होगा। आगे बात करते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, प्रयत्न एक तो प्रयास के अर्थ में होता है, तो यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम देखें तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वर्त्य, ओष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य, काकल्य, ये पूरा उच्चारण स्थान निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, कंठ के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, तालव्य के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य और य, श, ये तालव्य के अंतर्गत है। फिर मूर्धन्य के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़, श। ठीक है, मूर्धन्य श जिसको बोलते हैं। दंत के अंतर्गत त, थ, द, ध और दंत्य श। वर्त्य के अंतर्गत न, स, र, ल। अभी हमने एक उदाहरण आपको बताया था र, तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? वर्त्य। तो ये बहुत गंभीर विद्यार्थी इसको बता पाएंगे। ठीक है, कुछ ने मूर्धा इसका लिखा हुआ था और उसके हिसाब से। ठीक, तो वर्त्य यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि स दो जगह पर है। ठीक है, दंत में भी है और वर्त्य में भी है। मान लीजिए आप एग्जाम में गए और स को दंत में याद किए हुए हैं, अपने दिमाग में रखे हैं, लेकिन दंत ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में कुछ और है इसको छोड़कर, तो आप अब ध्यान रखेंगे कि स जो है ये दंत में भी है और वर्त्य में भी है। ठीक है, इस तरीके से भी याद रखना है। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। और कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, छोटे बच्चे का, तो सबसे पहले यही प वर्ग ही वो बोलने का प्रयास करता है। सबसे पहले माना जाता है कि वो अपने बुआ को बुलाता है, आप बुआ। ठीक है, फिर उसी में पापा, फूफा, मामा। ठीक है, आप देख रहे हैं जितने भी हमारे रिलेशन हैं वो सभी प वर्ग से जुड़े हुए हैं, आप लोग इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, जितने भी रिलेशन बने हुए हैं, तो ये सब ओष्ठ के अंतर्गत है। दंत्योष्ठ के अंतर्गत व और फ। ठीक, फ जो बोल रहे हैं तो ओष्ठ से भी आ रहा है और थोड़ा सा दंत से भी आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन वह को ही आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक, काकल्य के अंतर्गत क आ रहा है, तो यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि काकल्य के अंतर्गत कौन है, तो क हो गया। वैसे कंठ में भी क रखा गया। तो ये व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, तो इसको आप जरूर अपने दिमाग में रखिए। आगे बात करते हैं कि प्रयत्न स्थान के आधार पर भी दो प्रकार से विभाजन किया जा सकता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आप देखेंगे कि क से लेकर म तक 25 वर्ण हैं ऐसे जो कि स्पर्श व्यंजन के रूप में आते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे क वर्ग के अंतर्गत क से अंग्य तक, च वर्ग के अंतर्गत च से य तक, ठीक, ट वर्ग के अंतर्गत ट से ड़ तक, त वर्ग के अंतर्गत त से न तक और प वर्ग के अंतर्गत प से म तक। ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो आप अपने कॉपी में इस टाइप से थोड़ा सा आप बना देंगे या फिर नॉर्मली ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मुझे टाइप करने में यहाँ पर नहीं कर पाया, तो यहाँ पर समझाने का प्रयास है। ठीक, तो इस तरीके से क से लेकर म तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, 4 है इनकी संख्या। फिर ऊष्म व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह, ये किसके अंतर्गत है? ऊष्म के अंतर्गत है। अर्ध स्वर के अंतर्गत है य और व। ठीक है, ल पार्श्विक और र लुंठित और अनुनासिक के अंतर्गत अंग्य, य, ड़, न, म, ये जो इनको हम पंचमा अक्षर बोलते हैं उनको रखा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर क्या है? इसमें ध्वनि और वायु दोनों को आधार बनाया गया है। जैसे अघोष, जिनके उच्चारण में ध्वनि का थोड़ा सा कम रोल होता है। ठीक है, तो वो हो गया अघोष। जैसे हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जो है वो क्या है? अघोष है। ठीक, सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि
आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सब क्या है, ये सघोष है। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है। तो अघोष सघोष, तो मैं फॉर्मूला आप सभी को बताता हूं बार बार कि अघोष सघोष अगर आपको याद करना है तो ऐसे बटा में लिख लीजिए। ठीक, ऊपर वाला अघोष है और नीचे वाला सघोष है, इस तरीके से लिख लीजिए। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो अगर आप अघोष याद कर लेते हैं तो सघोष याद हो जाएगा। ठीक है, और महाप्राण याद कर लेते हैं तो अल्प प्राण याद हो जाएगा। यानी 12/24 कोई एक याद रखिए, ये अघोष हो गया और ये महाप्राण हो गया। इसको याद कर लेंगे, सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक क्लियर रहेगा तो जितने भी बचेंगे दूसरा पक्ष हो जाएगा। तो अघोष सघोष को याद करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है ना, सबको याद करेंगे तो हो सकता है कि घालमेल हो जाए, लेकिन एक को क्लियर करेंगे तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रयत्न के आधार पर आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के रूप में यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये पूरी ध्वनि व्यवस्था रही है। इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है ध्वनियों का, जो भी आपने वर्गीकरण किया, जो भी स्वरूप निर्धारित किया है, इसी तरीके से है, इतना ही आपको लिखना है। बहुत ही टेक्निकल इसका उत्तर था। इसमें ज्यादा पैराग्राफ का प्रयोग नहीं करना था, ज्यादातर टेबल का प्रयोग करना था और कोई भी तथ्य इधर उधर से इसमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और आपका उत्तर भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब एकदम से तैयार हो तभी इसको आपको लिखना है। और उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद हिंदी की ध्वनि व्यवस्था आपकी पूरी कंप्लीट हो गई होगी। बचपन में भले आप पढ़े थे, लेकिन परीक्षार्थी जीवन में जब आप परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं तो आपका क्लियर हो गया होगा कि जो हम अ आ क ख ग ज्ञ तक पढ़े थे वो फालतू नहीं था, उसका सही मायने में उपयोग तो अब इन परीक्षाओं में करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।